हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आए। क्लास इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। क्लास में आप कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो कराते हैं, लेकिन हम जो व्याख्या कराते हैं क्वेश्चनों की, उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं जिन्हें आपको नोट करना है और एग्जाम के समय उनका रिवाइज करना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते हैं। चलिए, टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि ऐसे कौन से रेसे हैं जो बाल के जलने की बदबू देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोटीन रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऊन एवं रेसे प्राकृतिक रेसे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, इस कारण इसमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती है। ये दोनों ही जांतव रेसे कहलाते हैं, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से तथा रेशम कीड़े से प्राप्त होती है। यहाँ से अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्राकृतिक रेसे भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, जांतव रेसे से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेशम के कीड़े से तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए, और मुख्यतः ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि पकाने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सौर ऊर्जा। ये क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, परंतु भोजन बनाने के लिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, विद्युत, एलपीजी गैस आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली, भूतापीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जिनमें से सौर ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः भोजन बनाने एवं प्रकाश के लिए किया जाता है। यहाँ से भी आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन शामिल है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलिएगा, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आप यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वाष्प द्वारा पकाने का प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रख दिया जाता है, जिससे पानी गर्म हो जाए तथा उसमें से भाप उठने लगे। इसके उपरांत जिस खाद्य सामग्री को पकाना होता है उसे ऊपर छलनी या बारीक मलमल के कपड़े में बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है। भाप के संपर्क में आकर खाद्य सामग्री पकने लगती है तथा कुछ समय में तैयार हो जाती है। इस विधि द्वारा खाद्य सामग्री को पकाने से उसके पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस विधि के द्वारा पोषक तत्वों की कम मात्रा में नष्ट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़िए, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे अपना आंसर आप अच्छे से यहाँ पर दे पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 6 माह के बच्चे के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा क्या है। यहाँ पर आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013, 14 और 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि 0 से यहाँ पर 6 माह के बच्चे के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 2.0 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए तथा शिशु, बालक, किशोर, गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। 1933 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR के
पोषण विशेषज्ञों ने भारतीयों के लिए प्रोटीन के दैनिक प्रस्तावना के हिसाब से 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा 2.05 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन है। तो ये इन्होंने माना है, ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं टूट फूट, परिपक्वता, जरा चिकित्सा या क्रॉसिंग एज। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जरा चिकित्सा बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, लंबे तंतु को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। UPLT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि लंबे तंतु को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेपल तंतु छोटे तंतु को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आप नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है, तो किसके अनुसार खिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उचित तथा अच्छे अनुपात से परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं खड़िया, पेंसिल, मिल्टन चौक या कुछ भी नहीं। TGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि अगर हम कपड़े की कटाई करेंगे तो उस पर चिन्ह किससे लगाएंगे यहाँ पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मिल्टन चौक। यहाँ पर चिन्ह लगाने के लिए मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की जंग के धब्बों को निम्न के उपयोग से हटाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। हरियाणा PGT 2020 और DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से 2 पूछा गया है, इसे भी आप नोट करते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि लोहे की जंग के धब्बों को निम्न के प्रयोग से हटाया जा सकता है। तो किसके प्रयोग से हटाया जा सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ऑक्जेलिक अम्ल के अनुसार लोहे की जंग के धब्बों को हटाया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लोहे की जंग के धब्बों को ऑक्जेलिक अम्ल के उपयोग से हटाया जा सकता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। धब्बे को पानी में भिगोकर उस पर ऑक्जेलिक अम्ल की कुछ मात्रा रगड़कर धूप में रखे, वस्त्र साफ होने के बाद पानी में खंगालकर अम्लीय प्रभाव से मुक्त कर ले। ऑक्जेलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे C2H2O2 का फार्मूला है। तो इसका फार्मूला भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आप नोट करते चलेगा। यह एक रंगहीन क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो पानी में रंगहीन सॉल्यूशन बनाता है। यहाँ से भी आप इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह कथन है। आपको यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, उसे आपको बताना है कि किसके अनुसार दी गई है। ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, निकिल एवं डोर्सी के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज को नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्लास लाने का फ्रेंड्स यही है कि आप एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कर सको और अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप यहाँ पर कर पाओ। आप अपनी तैयारी उस लेवल तक कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन से कोई भी यहाँ पर ना रोक सके। और हमारा मेन उद्देश्य यही है क्लास लाने का। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। एक अच्छी गृहिणी वही है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता को महत्व दे, जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे, या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि एक अच्छी गृहिणी वही है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी यहाँ पर एक अच्छी गृहिणी के गुण होने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक बालक की शिक्षा खालिस्तान निर्णयों का उदाहरण है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एक बालक की शिक्षा समूह निर्णयों का उदाहरण है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अभिकथन दिया गया और उसका कारण यहाँ पर दिया गया है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब अपना आंसर आप यहाँ पर देते चलिए। अभिकथन है, नियोजन क्रिया व्यापार का या कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। कारण यहाँ पर दिया गया है, भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना उसमें समाविष्ट है। आपको यहाँ पर कूट दिया गया, आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ए और आर दोनों गलत है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही यहाँ पर कारण नहीं दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? सिडको, हुडको, म्यूनसिपैलिटी या PWD? PGT 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये संस्था है हुडको। ये घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से संस्था जुड़ी हुई है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। घर बनवाने वाली प्रोजेक्ट से जुड़ी संस्था हुडको है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हुडको का पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इसका पूर्ण रूप है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गृह विज्ञान का क्या महत्व है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देते हुए चलिए। TGT 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने के गृह विज्ञान का क्या महत्व है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक, ये दोनों ही गृह विज्ञान का महत्व है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। गृह विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है: गृह प्रबंध एवं गृह कला, आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा, जीवाणु विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या वे मात्र कला एवं शिशु कल्याण, बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। गृह विज्ञान के क्षेत्र में घर परिवार से संबंधित ज्ञान के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया गया है। तो ये सभी यहाँ से ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, मूल्य, मनोवृत्ति, दर्जा या लक्ष्य? DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो किसी भी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा होती है, लक्ष्य। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना। यह निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ? TGT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण यहाँ पर होगा, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर तृतीय चरण यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा ही हमारा यहाँ पर सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रबंध प्रक्रिया में, तो यहाँ पर नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये इसके यहाँ पर 3 चरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो नियोजन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये भी आप नोट करते चलिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? आय, बचत, संचय, धन, वर्षों? TGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपना आंसर देते हुए चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को कहते हैं बचत। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20,
सबसे अच्छा बजट होता है? घाटे का बजट, आय का बजट, बचत का बजट या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बचत का बजट ये सबसे अच्छा बजट कहलाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। प्रतिलोम विवाह, सगोत्र विवाह, बहिर्गोत्र विवाह या अनुलोम विवाह। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, तब अपना आंसर यहाँ पर देते चलेगा। आपको बताना है कि समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो किसके अनुसार जानी जाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। सगोत्र विवाह यानी कि एंडोगामी विवाह के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा को सगोत्र विवाह यानी एंडोगामी प्रथा के नाम से जाना जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। गांव, वंश, जाति और वर्ग 4 प्रकार के एंडोगामी है। गांव एंडोगामी को गांव या क्षेत्र के भीतर शादी की आवश्यकता होती है। यह भौगोलिक सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए अक्सर किया जाता है। वंशावली एंडोगामी एक ही वंश के लोगों के बीच विवाह को संदर्भित करता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय है? कार्य में निरंतरता, कार्य में प्रगति, कार्य में रुकावट या कार्य में विभाजन। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कार्य में रुकावट। ये त्रिभुज का यहाँ पर अभिप्राय है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय कार्य में रुकावट है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें प्रतीकों की सहायता से चार्ट का निर्माण किया जाता है। इसमें 2 व्यक्ति, एक कार्य करने वाला, दूसरा कार्य को चार्ट बनाने वाला की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण की अपेक्षा गति को अधिक महत्व, कार्यों में सुधार के पश्चात का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्य के प्रत्येक चरण का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दिया गया, अगर हम यहाँ पर सर्कल की बात करें तो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये इसका यहाँ पर महत्व दिया गया है। दूसरा यहाँ पर सर्कल कार्य करना, वही त्रिभुज का अवरोधक जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वहीं आपको यहाँ पर वर्ग दिया गया है, वर्ग यानी कि निरीक्षक। यहाँ पर डॉट दिया गया है, एक साथ 2 कार्य का होना। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर आपको दे देंगे और आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर चिन्ह दिए जाएंगे और उसमें आपको बताना है कि ये किसके, यहाँ पर इसका क्या महत्व है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्यों के संचालन के बहाव का चरण से चरण का वितरण होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है प्रक्रिया चार्ट। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या अंतःव्यक्तिक मानव संसाधन है? वायु, स्थान, तापक्रम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान। तीसरा दिया गया है उद्यान, विद्यालय, जन परिवहन। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कार, गृह और फर्नीचर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को महत्वपूर्ण लगाते हुए चलना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर आपको अंतःव्यक्तिक मानव संसाधन आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान। ये अंतः मानव यहाँ पर संसाधन है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, समय श्रृंखला। ये यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, खाली स्थान प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा, घर प्रबंधन निर्णय पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि हमारा कंटेंट आपको, हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी क्लास से ज़रा भी फायदा हो रहा है तो हमें ये ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी इसमें बेहतर से बेहतर कर पाए। वैसे तो हम आपका यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस आपको क्लास को अंत तक देखते चलना है और ध्यान से आपको सभी चीज़ों को यहाँ पर देखना है और नोट भी यहाँ पर साथ साथ करते हुए चलना है। और इसका जितना भी हो सके फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा यहाँ पर हो रहा हो, ताकि हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कला के आधारित तत्वों में से एक है। आपको यहाँ पर कला के आधारित तत्वों को बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कला के आधारित तत्वों में से एक है रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कला के 7 प्रमुख आधारित तत्वों में से रेखा, आकृति, वर्ण, तान, व्ययन यानी कि जिसे पोत कहते हैं, तथा अंतराल और प्रकाश है। यहाँ पर ये कला के आधारित 7 तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। रेखा का प्रयोग कला में प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। सर्वप्रथम मानव ने अपनी आत्माभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही की, इसलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान मानी जाती है। रेखाएं सरल एवं वक्र दो प्रमुख रूपों में पाई जाती हैं, परंतु वक्र रेखाओं का कला में ज़्यादा ही महत्व है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, खाके के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है। तो खाके के सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि खाके के सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। खाके के सिद्धांत में रंग सम्मिलित नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खाके यानी कि डिजाइन का सिद्धांत प्रसारण, लय, संतुलन आदि खाके के सिद्धांत है। रंग खाके का सिद्धांत नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। खाका स्वरूप रंग और पोत के चुनाव व्यवस्था द्वारा रचित होती है, किंतु इसका परिणाम व्यक्ति के भावों के रूप में होता है, जो कि चुनाव और व्यवस्था करता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित गर्म रंग होते हैं। आपको यहाँ पर बताने की गर्म रंग कौन से होते हैं। पीला, नारंगी, बैंगनी लाल, नीला हरा या सलेटी सफेद। RPSC स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गर्म रंग कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पीला और नारंगी ये क्या होते हैं, गर्म रंग होते हैं। तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उष्ण या गर्म रंगों की श्रेणी में पीला, नारंगी, लाल रंग आते हैं। अन्य वे सभी रंग जो इन रंगों के मेल से बने हो, जिसमें पीला, नारंगी तथा लाल रंग अधिक मात्रा में हो, उष्ण रंग कहलाते हैं। रंगों में उष्णता का गुण सूर्य के प्रकाश तथा अग्नि से संबंधित होने के कारण गर्मी का आभास कराते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें आप नोट करते चलेगा। इस यहाँ पर व्याख्या को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, खाली स्थान। रंग का नाम दर्शाता है मान, वर्ण, प्रकाश या गहराई। TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रंग का नाम दर्शाता है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वर्ण रंग का नाम दर्शाता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। UGC नेट एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। खिड़कियों तथा रोशनदान से स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु की अपेक्षा भारी होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अशुद्ध वायु कभी भारी कभी हल्की होती है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया कोई अंतर नहीं। JIC प्रवक्ता एग्जाम यहाँ पर 2013 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर रहेगा शुद्ध वायु। यहाँ पर अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33,
अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 60 के दशक में ये प्रारंभ की गई थी। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में दूरवर्तीय प्रसार शिक्षा का आरंभ 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। उस समय भारत के केवल 4 विश्वविद्यालय इस शिक्षा में संलग्न थे। दिल्ली विश्वविद्यालय 1962, पंजाब विश्वविद्यालय 1968, मेरठ विश्वविद्यालय 1969 तथा मैसूर विश्वविद्यालय यहाँ पर 1970। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बन रहे हैं, नहीं भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और आपको अपना आंसर यहाँ पर देते हुए चलना है। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ संप्रेषण का जो माध्यम है यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। संप्रेषण के माध्यम में वीडियो टेप, टेलीविजन और रेडियो ये सभी शामिल है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो व्यक्तिगत पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर, ये दोनों ही यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर सही होंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दोनों 1 एवं 2। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, संचार मॉडल में समाहित है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि संचार मॉडल में कौन कौन से समाहित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम और ग्रहणकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रेषक, यहाँ पर संदेश, उपचार और माध्यम और ग्रहणकर्ता। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार मॉडल में प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम और ग्रहणकर्ता आदि समाहित है। संचार या प्रेषण प्रसार क्रिया को प्रारंभ करने का स्रोत है। संचारक अपनी क्रिया को करते समय विभिन्न माध्यमों की विश्वसनीयता पर निर्भर रहता है। संचारक को संदेश प्रेषित करने की भावनात्मक ढंग से ज्ञात होना चाहिए ताकि वह सही ढंग से संदेश के साथ जुड़कर संदेश का चुनाव, प्रस्तुतिकरण, माध्यम तथा प्राप्तकर्ता का चुनाव सरलता से कर सके। तो इसे भी आप महत्वपूर्ण बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, इसे भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ये कथन है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है ए रेड्डी के द्वारा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आप यहाँ से ध्यान से पढ़िए, तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने के बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, CFRTRI मैसूर के द्वारा बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ यहाँ पर विकसित किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन, यानी कि यहाँ पर स्कूल पूर्व बालकों के लिए यह आहार भी यहाँ पर सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 75 भाग कम वसा में मूंगफली का आटा तथा 25 भाग भुने चने को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस तैयार मिश्रण में विटामिन ए, डी तथा थायमीन, राइबोफ्लेविन तथा कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर दृढ़ किया जाता है ताकि बालकों को दैनिक पोषक पदार्थों की पूर्ति हो सके। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान CFRTRI, यहाँ पर इसका नाम भी यहाँ पर पूर्ण रूप से पूछा जाता है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1950 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रयोगशाला है। CFTRI खाद्य पोषण, खाद्य संरचना, व्यसन
आदि का विश्लेषण करने में मदद करता है। CFTRI खाद्य यानी कि संस्थान मैसूर भारत में बहुउद्देशीय खाद्य प्रक्रिया है। तो यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है सामाजिक पुनर्गठन में, आर्थिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में या इनमें से सभी में। PGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रौढ़ शिक्षा से क्या लाभ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। ये सभी प्रौढ़ शिक्षा के लाभ है, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस पर केंद्रित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, साक्षरता पर केंद्रित है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, खाली स्थान छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। सोच, वार्तालाप, एकाकीपन या दयालुता। आपको बताने कि छोटे बच्चों में जो डर बढ़ाने का उद्दीपक क्या होगा। TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एकाकीपन छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रारंभिक किशोरावस्था का क्या समय है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 12 से 15 साल प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष यानी कि करीब 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तथा उत्तर किशोरावस्था 17 से 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। किशोरावस्था तीव्र उतार चढ़ाव की अवस्था है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बालक अपने आप को स्थिर एवं सुरक्षित महसूस करते हैं। किशोरों के व्यवहार एवं रुचि रुझान में उल्लेखनीय परिवर्तन आते हैं। किशोर समाज द्वारा स्वीकृति व्यवहार मान्यताओं के प्रति नए दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। तो यहाँ से कई पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, ये जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ खाली स्थान है, विकास से होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तो सिर से पैर की ओर मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि वह ज़्यादा समय सोता है, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है। TGT उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्यों हो जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, इसलिए नवजात शिशु का वजन कम हो जाता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। PGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, छद्म परिपक्वता काल होता है किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। TGT राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की छद्म परिपक्वता का काल होता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, किशोरावस्था छद्म परिपक्वता का काल होता है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। छद्म परिपक्वता सूडो मैच्योरिटी किशोरावस्था का काल होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है। यह समय बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है, अतः उसे न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलोसेंस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोलोसियर क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता को बढ़ाना। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें भी आप नोट करते हुए चलिएगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपी टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? आपको यहाँ पर बताने कि बच्चों में सन्निकट दूरस्थ यहाँ पर विकास का क्रम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, केंद्र से परिधि की ओर। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विकास के सिद्धांतों में अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रत्येक बालक या व्यक्ति की विकास की दर भिन्न होती है, फिर भी विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास 2 अवस्थाओं में होता है, वे क्रम है। विकास के 2 दिशाएं यहाँ पर दी गई जो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। सिर से पैर की ओर सेफेलोपोडल और यह प्रोक्सिमल डिस्टल यहाँ पर शरीर के मध्य से बाहर की ओर। यहाँ पर सिर से पैर की ओर विकास के सिर से पैर की मध्य यानी कि मस्तक अधोमुखी होता है, अर्थात पहले बच्चे का सिर बनता है और फिर पैर। वहीं यहाँ पर आपको शरीर के मध्य से बाहर की ओर में विकास का शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है फिर हृदय, इस क्रम में विकास होता है। तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें महत्वपूर्ण लगाते चलेगा। यहाँ से सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय खाली स्थान दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सामूहिक अचेतन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तो ये फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय फ्रॉयड द्वारा दिया गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग है, इड, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इड अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, यह अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की इच्छाओं, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेना चाहता है, परंतु कई बार जब वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो इड प्रतिमा प्रस्तुत करके संतुष्टि प्राप्त करता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवजात शिशु की हृदय गति होती है, आपको बताने की 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 120 से 140 प्रति मिनट नवजात शिशु की हृदय की गति होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु की परिपक्वता खाली स्थान में होती है, अधिवर्षण, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राणु पुटिका या वृषण। पिछली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शुक्राणु की परिपक्वता खाली स्थान में होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शुक्राणु की परिपक्वता अधिवर्षण में होती है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शुक्राणु की परिपक्वता अधिवर्षण में होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अधिवर्षण वर्षण की प्रत्येक शुक्र जनन नलिका से एक एक पतली नली निकलती है, जिसे वास इफरजेंसिया कहते हैं। सभी वास इफरजेंसिया वर्षण से बाहर आकर एक जाल बनाती है, जिसे वर्षण जालक कहते हैं। इसी वर्षण जालक से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है, जिसे अधिवर्षण कहते हैं। अधिवर्षण का अंतिम सिरा संकरा होता है, शुक्रवाहिनी बनाता है। अधिवर्षण में शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संग्रह होता है। तो आप यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप नोट करते ही चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, इसका थोड़ा भी आपको फ़ायदा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और भी बच्चों तक, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में यहाँ पर ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।